So hello everyone, welcome to this session. This is the success story session जहां पर हम JIIB के जो एस्पिरेंट्स हैं उन सभी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोशिश की और एस्पिरेंट्स से सक्सेस का जर्नी जो है उनका किस तरीके का रहा है, ताकि इसमें जो भी चीजें हैं, जो भी पॉइंट्स, जो भी चीज आपको सही लग रही हैं, जो भी आप अपने स्ट्रेटजी में ऐड कर पाओगे, उन चीजों को आप देख सको और साथ के साथ इनकी पूरी जो जर्नी है उसको समझ सको, इससे रिलेट कर सको। राइट। तो आज हमारे साथ है सचिन जी, जिन्होंने इसी फेज में बहुत अच्छे तरीके से JIIB का एग्जाम क्लियर किया है, चारों के चारों कंपोनेंट्स क्लियर किए हैं। तो उनसे हम समझेंगे कि उनकी प्रिपरेशन की जर्नी किस तरीके की थी और कैसे उन्होंने जो भी ऑब्स्टेकल्स थे उनके जर्नी में उनको ओवरकम किया। राइट। सचिन जी, आई फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू टू दिस सेशन। और कैसा लग रहा है आपको ये एग्जाम क्लियर करके, आप बता सकते हैं? Thank you, sir. Thank you to give me a opportunity to share my views. मैं बहुत ही हैप्पी था। एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट था ये मेरा, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया, तो बहुत ही खुशी होती है जब जब सब ऑलरेडी ये जब परसेप्शन हो कि नहीं नहीं JIB बहुत ज्यादा हार्ड है, विदाउट स्टडी आप नहीं निकाल सकते। हाँ, नो डाउट, बट विदाउट स्टडी तो आप नहीं निकाल सकते। बट जो है कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं निकलेंगे चारों पेपर, या ये है AFM बहुत हार्ड है, या अभी इंडियन इकोनॉमी का सेकंड नंबर पे आ गया है। तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में थी। तो मैंने एक्चुअली काफी दिनों से मैंने इसीलिए नहीं डाला, ये जब से सिलेबस चेंज हुआ कि पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकला। लेकिन इस बार मन बनाया मैंने, और ये मैंने एग्जाम के लिए फॉर्म फिल किया। और जब फॉर्म फिल किया तो चीजें पता नहीं थी। मैंने सब सर्चिंग किया, इधर उधर से यूट्यूब से देखा, और इधर उधर से PDF के नोट्स देखे, बुक्स के बारे में भी पता किया। तो शुरुआत में जब मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म फिल करने के बाद जब देखा कि अब स्टडी कैसे की जाए, तो मैंने कुछ नोट्स लिए, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स लिए थे। वो खरीदे नहीं थे, ऑनलाइन मिल जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सोर्स का। तो वो मैंने पढ़े कॉम्प्रिहेंसिवली। शुरू में जब मैंने फॉर्म फिल करने के बाद मैं उन्हें पढ़ने बैठा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ये क्या है, ये तो मुझे आता नहीं। एक ही पेपर समझ में आ रहा था, रिटेल बैंकिंग का, क्योंकि वो डे टू डे वर्क में, हमारा डे टू डे लाइफ हमारे बैंक में वो होता है। तो वो रिटेल बैंकिंग के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इंडियन इकोनॉमी नो डाउट पढ़ा हुआ था, बट जो JIB में पूछते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट था। हम्म। JIB में बहुत ही डीप पूछ रहे थे, मैंने ओवरव्यू दिया हुआ था इंडियन इकोनॉमी का। और AFM का तो मेरे को बहुत ही ज्यादा डर था। और PPB मेरे को सिंपलेस्ट सभी लोगों ने बताया, सिंपल था भी, उतना हार्ड नहीं था। हालांकि वो भी, उसमें भी काफी बच्चे फेल हुए, मेरे भी कोई ज्यादा मार्क नहीं आए, पासिंग से थोड़े से ही ज्यादा हैं। तो नो डाउट कि ये एग्जाम अब वैसा नहीं रहा जैसे वो 3 पेपर हुआ करते थे, वो इजीली 1 नाइट 2 नाइट का मैराथन वीडियो देखा और आप पास हो गए। अभी वैसा नहीं है। मैं काफी दिनों से पढ़ रहा था, धीरे धीरे पढ़ाई की, ऐसा नहीं है लेकिन मेरे पूरे सारे सब्जेक्ट कवर नहीं हो पाए थे शुरू से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। एक रिटेल बैंकिंग का एक कवर कर पाया था, वो पढ़ने में अच्छा लग रहा था, मजा आ रहा था उसे पढ़ने में, और वो इजीली अंडरस्टैंडेबल था। तो वो चीजें मेरे को केवल अच्छी लग रही थी, तो मैंने वो मॉड्यूल, वो वाला पूरा ही सब्जेक्ट मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ लिया, यानी कि नोट से ही पढ़ लिया, उसको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ी। जब AFM की बात आई, इंडियन इकोनॉमी की बात आई, तो फिर मैंने कहा अब इसे कैसे पढ़े। तो उसके लिए फिर मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे। देखा तो वहां पे तो क्वेश्चन ऊपर की लाइन पढ़ो तो नीचे की भूल जाओगे, फिर तीसरे नंबर की पढ़ोगे तो ऊपर की दोनों लाइनें भूल जाओगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। हाँ, अगर आप डीप स्टडी करे हो और अच्छे से सारी चीजों को समझते हैं, तो वो इजी हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं। आधे नंबर वाले क्वेश्चन पे मेरा फोकस कतई ही नहीं था। जब से मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया, मैंने पहले ही पता कर लिया था 0.5 मार्क का आएगा, 1 मार्क का आएगा और 2 मार्क का आएगा। तो मैंने 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उन पर फोकस किया। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर फोकस करने का एक ये रहता है कि उसके लिए आपको पूरा थ्योरी पढ़ना। तो वो मैंने थ्योरी पढ़ी, हालांकि सारी थ्योरी नोट से नहीं पढ़ पाया। फिर जब मुझे ऐसे टाइम निकल गया, धीरे धीरे निकल गया, मेरा सिलेबस कवर ही नहीं हुआ, एग्जाम आने को था, इलेक्शन की ड्यूटी, इलेक्शन में हम्म। ड्यूटी की, उसकी ट्रेनिंग की, उसके दौरान भी कुछ पढ़ाई नहीं हुई।
फिर ये धीरे धीरे हुआ सर, और उसके बाद फिर जब पढ़ाई का आया, इलेक्शन खत्म हो गया कि अब ये एग्जाम है हमारा, मैंने कहा ठीक है, एक एक वीक का सभी में समय है, हालांकि इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं मिला था। मैंने कहा अभी ये पढ़ेंगे। तो क्या हुआ कि सर, 7th को सर पेपर था, 8th को फर्स्ट पेपर था। तो मेरे यहाँ ऑडिट आ गया सर 4 तारीख को ही, 4 जून को ऑडिट आ गया। मैंने कहा अब तो होगी पढ़ाई मेरी। फिर मैं बहुत ही ज्यादा टेंस था कि अब तो मेरे मुझे लगता है कि मुझे अब अगले बार भी बैठना पड़ेगा। फिर क्या है कि फिर मैंने ऐसे ही सर्चिंग कर रहा था, तो एडुटेप से, हालांकि मैंने पहले कभी पढ़ा था आईबीपीएस के लिए, एक दो लेक्चर देखे थे। तो मैंने एडुटेप खोला तो देखा आपके सारे मैराथन, यानी कि वो नहीं थे, ये बोलते हैं कि एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन वो कराते जा रहे हैं, वो करना ही। आपके थ्योरी पूरा एक्सप्लेन, ऐसे जैसे पेड कोर्स में प्रोवाइड कराते हैं आपके, वो वाले वीडियो पड़े हुए थे इस पे यूट्यूब पे। तो वो सारे वीडियो सबसे पहले मैंने जो देखना स्टार्ट किया था वो था एएफएम का। वो सर का क्या नाम है, उसका नाम नहीं पता। निशांत सर। हाँ, निशांत वो सर। एएफएम का वीडियो जब मैंने देखना स्टार्ट किया, वो उन्होंने तो लगभग 25 आवर के वीडियो थे उनके। तो उनका वीडियो देखना स्टार्ट किया तो मेरे को तो एएफएम कतई समझ में नहीं आया पहली बार। मैंने कि इसमें तो फेल होना तय। लेकिन फिर भी मैंने वो पूरे वीडियो एक बार देख ही डाला, हालांकि टाइम टेकिंग था, लेकिन वो मैंने वीडियो देख लिया एएफएम का। लेकिन तब भी कुछ समझ में नहीं आया, देख लिया सब, मैंने कहा कुछ तो रहेगा दिमाग में। फिर आईईएस के लिए आया, मैंने आपके वीडियो देखे, पहले देखे तो मुझे फिर समझ में नहीं आया। मैंने कि सर के वीडियो देख के मुझे लग रहा है मुझे समझ में नहीं आएगा, इंटरेक्टिव नहीं लग रहा था, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। मैंने कि ऐसे पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है ये भी नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने आपके भी वीडियो देख लिए, 2 पार्ट में डले हुए थे वो, हालांकि काफी लंबे लंबे थे, लेकिन मैंने वो फिर भी देखे। तो वो देखे, और एएफएम के लिए वहां से देखा, पीपीवी के लिए भी आपके यूट्यूब पे पड़े हुए थे वीडियोस, वो देखे। ये तो आपके चैनल के हो गए कि आपके चैनल से मैंने क्या क्या देखा। बाकी चैनलों से मैंने देखे थोड़े मैराथन वीडियो जो एमसीक्यूज कराते हैं थोड़े बहुत, वो हम्म। देखे मैंने। ओले बोर्ड का देखा, थोड़ा सा अड्डा का भी देखा। तो वो मैराथन वीडियो देखे थे, वो देखे मैंने। उसके बाद जो सबसे जो हेल्पफुल रहा मेरे लिए, जो क्रैक करना, एग्जाम क्रैक करने के लिए ये सब देखा, वो एक साइड, सब कुछ एक साइड, मैंने जितना पढ़ा वो सब एक साइड रख दीजिए। जब मुझे एडू टैब के JAIIB, जब मुझे JAIB के मुझे प्रीवियस ईयर के रेडी कलेक्टेड की जो पीडीएफ मिली, लगभग 350 पेज की है, उसमें प्रीवियस ईयर के आपने क्वेश्चन प्रोवाइड कर विद एक्सप्लेनेशन। तो मैंने एग्जाम से एक दिन पहले वो सारे ही पढ़े। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे एमसीक्यूज का भी आइडिया हो रहा था, और एमसीक्यूज के साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन था उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारा था। तो अगर ऊपर स्टेटमेंट दिए हैं, उसका नीचे क्लैरिफिकेशन दिया है विद स्टेटमेंट, तो यही है कि अगर उसमें घुमाएगा भी तो हमें एक्चुअल आंसर पता लगे। तो इस तरीके से मैंने, जो मुझे मोस्ट हेल्पफुल थे वो थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, जो अभी कंपाइल्ड विद एक्सप्लेनेशन। ऐसा छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन नहीं था जैसे होता है कि ओके डी इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दिस, बस ऐसा नहीं था। वो उस टॉपिक का पूरा आपका क्लियर वो था एक्सप्लेनेशन, और टेबल जहाँ चाहिए टेबल भी आपने इंक्लूड करी थी। अब वो किस सोर्स से करी थी वो मुझे नहीं मालूम, मुझे पढ़ने से मतलब था। लेकिन आपने जो भी डाला वो मुझे सबसे जो हेल्पफुल था, वो वही पीडीएफ लगी मुझे, जिसने कि, हालांकि वो उस पीडीएफ को समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले थ्योरी पढ़ना पड़ता है, वो मैंने आपके वीडियो देख नॉलेज। चुका था। तो वो मैंने कर लिया। पर वो हर एक एग्जाम से पहले क्या किया कि मैंने वो आपके प्रीवियस ईयर के प्री कलेक्टेड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन पढ़े ही पढ़े। मुझे 4 घंटे लगे वो पढ़ने में, हालांकि क्वेश्चन थे आपके ज्यादा से ज्यादा आपके 70 to 80 क्वेश्चन थे, लेकिन मुझे 4 घंटे लगे उनको पढ़ने में। क्यों लगे? क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना था मुझे। तो वहां से मुझे करेक्ट आइडिया हो गया कि क्वेश्चन कैसा आएगा और आंसर कैसे देना है, ऑल ऑफ दीज देना है क्या किसी को छोड़ना है। एक परसेप्शन ये भी था, मुझे बताया था कि जहां ऑल ऑफ दीज दिखाई दे, बड़ा क्वेश्चन हो, वहां से आप ऑल ऑफ दीज लगा दो, आंसर वही होगा। लेकिन ये चीज मेरे को पहले वाले पेपर में तो काम करी, जहां पे इंडियन इकोनॉमी का पेपर आया वहां पे ये पूरा का पूरा फंडा फेल हो गया। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी वाले में ऑल ऑफ दीज वाला जहां जहां लगाया वो सब गलत है। वो हालांकि पता नहीं लगता है, लेकिन जब चीजें थोड़ी सी रिकलेक्ट करते हैं तो लगता है कि हाँ ये फालतू में, जब हमें एक स्टेटमेंट नहीं पता था तो जाहिर सी बात है कि वो गलत भी हो सकता है।
ऑल ऑफ दीज वहां पे लगाया तो उसमें मेरे मार्क कम रह गए, 49 मार्क्स आए, बट एग्रीगेट मेरे 213 है, 213। तो सॉरी सर, क्या हुआ इसमें, नो गिर गया। प्रॉब्लम। तो 213 है मेरे एग्रीगेट, तो मैं तो पास हूँ, हालांकि कितना भी है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, नहीं, मुझे लगता है कि सर्टिफिकेट जो से मतलब है। पेपर था अभी आईआईएफएस का, उसके हिसाब से आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं क्योंकि काफी डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बट लैंग्वेज जो डिफिकल्टी थी, तो कई लोग वो थोड़ा सा ये लगा उन्हें, बट आई थिंक काफी अच्छे हैं। ठीक है, अब बताइए। थैंक यू सर। तो मैं अब एक ही बात पे मैं स्टिक रह रहा हूँ कि वो मैं बता नहीं पा रहा कि वो जो आपकी पीडीएफ थी प्रीवियस ईयर की, कलेक्टर, वो अगर कोई थोड़ा सा ऐसा है जिससे इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है सारी चीजें, तो वो अगर अगर वो पढ़ लेता है एक बार, तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई सा भी पेपर रह जाता। तो आईईएस के लिए वो भी सबसे ज्यादा था कि मैंने आपको वो गलती नहीं करी कि मैंने आपके वीडियो स्किप नहीं किए। अगर वो मैं आपके वीडियो भी स्किप कर देता तो मुझे लगता है कि मेरे 49 भी नहीं आते। हालांकि इसमें 49 में मेरा कंट्रीब्यूशन 35 क्वेश्चन का, तो वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन थे वो उसका जो थोड़ा बहुत बचा वो आपके वीडियो का था। तो इस तरीके से तो मैंने इंडियन इकोनॉमी का पेपर दिया, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने के लिए मुझे केवल एक रात मिला, वन नाइट थी मेरे पास। मैं उस रात घर भी नहीं आया, मैंने होटल लेके मैंने रात भर उसी को पढ़ा। मैंने कहा अगर ये फेल हो गया, क्योंकि पहले वाले पेपर में मेरे 63 आ गए थे, मैंने कहा अब तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में 45 45 ही लाने हैं मुझे। ये मेरे पे एक में 47 लाने थे, तो वो मैंने कहा एक में किसी में तो आ जाएंगे, पीपीपी में आ जाएंगे। मैंने कहा पीपीपी में मैं ले आऊँ। ओके सर, कैन वी स्टार्ट? या तो ऐसे मेरा फर्स्ट पेपर तो इजी था, सभी का इजी था, ऑलमोस्ट सभी का क्लियर हुआ। जितने भी मेरे सेंटर पे थे कोई भी फेल नहीं हुआ डिटेल में। जब सेकंड पेपर की बारी आई, सेकंड पेपर में ये मान लीजिए कि कितने ही पास हुए होंगे, वो सभी लोग ऐसे ही निकल के आ रहे थे। वो 45 भी नहीं आ रहे थे किसी के। तो मेरे 49 आए। मैंने की ठीक है, तो अभी दो पेपर को मेरे को 45 ही लाना है। मैंने कि मेरे का पास हो जाए। तो मेरे पास वन वीक था, इधर मेरा ऑडिट भी चल रहा था ब्रांच में, तो मेरे को उतना नहीं था। एएफएम का मैंने ऑलरेडी मैराथन देख रखा था, आपका कंपाइल्ड वीडियो जो था, कॉम्प्रिहेंसिव, वो वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव वाले जो चलते रहते हैं मैराथन वीडियो में, तो वो हम्म। नहीं देखे थे मैंने। देखे थे वो जो कंपाइल्ड पूरा थ्योरी जो पढ़ाते हैं आप लोग, जो है कि पेड क्लास में भी आई थिंक वही पढ़ाते हैं आप। अच्छा, उससे हाँ। मुझे नहीं मालूम, मैंने आपके पेड नहीं लिए थे, फ्री वाले से ही पूरा निकल गया। तो ओके। ये तो था सर आई एंड की कहानी। अब आ जाइए आप ये पीपीवी वाला। पीपीवी वाले में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, वो तो अपना ये अपना प्रीवियस वाले क्वेश्चन देख लिए थे और थोड़े से वीडियो देख के, और वो तो पीपीवी ऐसे निकल गया। हालांकि पीपीवी भी इतना इजी नहीं था, उसमें भी बहुत ही बच्चे उसमें भी फेल हुए। हम्म। और कोई 50 ही 50, ज्यादातर लोग जो मेरे सेंटर पे थे उन सबके मोस्टली 50, 50 पे सभी लोग रुके हुए थे। वो जस्ट पास ही हो रहे थे। मैंने कि अच्छा, तो ये भी इतना इजी नहीं आया जितना ये लोग। पीपीवी निकल गया। अभी एएफएम का सबसे ज्यादा डर। मैंने कहा इसमें कैसे आएगा, क्योंकि मुझे न्यूमेरिकल बहुत ही कम आता है। तो मैंने क्या किया, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने पूरा फोकस थ्योरी पे करा। मैंने कहा 20 क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम न्यूमेरिकल, यानी 80 क्वेश्चन तो आएगा ना, 80 में मुझे 50 ही तो करना है। तो मैंने थ्योरी वाला पार्ट पे फोकस ज्यादा किया, और थ्योरी वाले पार्ट के ही मैंने प्रीवियस ईयर के जो आपके बताया अगेन वही प्रीवियस ईयर के रिकलेक्टेड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन, तो वो किया। और उसके बाद ये आया मैं पेपर देने। हालांकि वो छोटे छोटे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ये छोटे छोटे देख लिए थे जो इजीली हो जाते हैं, उनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, तो वो छोटे छोटे मैंने क्वेश्चन देख लिए, वर्किंग कैपिटल का हो गया और ये सब। तो मैंने मोस्टली 5 6 टाइप के न्यूमेरिकल देखे। और जब मैं एग्जाम देने गया तो मैंने न्यूमेरिकल को सबको टैग करके रखा हुआ था। मैंने टैग करा, आगे बढ़ा, थ्योरी वाला अटेम्प्ट किया, टैग किया, आगे बढ़ा, थ्योरी वाले अटेम्प्ट किए। मैंने जो काउंट किए वो टोटल 13 न्यूमेरिकल्स निकले बाद में। जब मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, 13 निकले न्यूमेरिकल्स। मैंने कि बच गया, अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा, क्योंकि 13 न्यूमेरिकल है और मैंने काफी कर लिया। तो 13 न्यूमेरिकल्स में भी, न्यूमेरिकल सारे 2 2 मार्क्स के होते हैं मोस्टली। तो 2 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में से मेरे लगभग 13 में से 6 न्यूमेरिकल्स मेरे हो गए।
तो मेरा यहाँ वेटेज बढ़ गया। सिक्स न्यूमेरिकल वो इजी इतने आते हैं कि आप कोई भी कर सकते। तो इस तरीके से जब मैंने पेपर दिया और जब पता चला, तो मैंने जब एग्जाम सबमिट किया, मैं अपने जो मेरा साथी था बगल में बैठा हुआ था, वो उसके कुछ वो जस्ट पास होके गया, वो गया मेरे 56 आया। मैंने कही वो 55 आया। मैंने कहा इस ये तो पास हो गया, मुझे लग रहा है मैं फेल ना हो जाऊं। तो मैंने जब सबमिट किया, मेरे 61 मार्क्स आए एएफएम में। मैंने कहा मुझे इसमें फेल होने का डर था, इसमें 61 मार्क्स आए, बिकॉज जब मैंने थ्योरी पार्ट को मैंने अच्छे से कवर किया हुआ था। क्योंकि न्यूमेरिक्स को जितना टाइम देता मुझे लगता है मेरा थ्योरी थ्योरी भी चला जाता। तो मैंने इस तरीके से चारों पेपर क्वालिफाई किए। चारों तो नहीं कह सकते, हालांकि आईएफएस फेल रहा, लेकिन वो उसका जो है नियम 50% वाला, तो उसमें मैं क्वालिफाई किया हूँ। तो इस तरीके से मैंने पढ़ाई करी, और इस तरीके से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जेईई का। ग्रेट, ये सब सुन के तो बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिली। आई थिंक जो एस्पिरेंट देख भी रहे हैं उनको भी काफी इंस्पिरेशन मिली होगी कि कैसे कैसे आपने, यही नहीं कि एग्जाम के प्रिपरेशन का जो पूरा आपका प्रोसेस था, आपने कहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा। तो ये एक चीज है जो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में रख देते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं ज्यादातर एस्पिरेंट्स, तो ये उनके लिए भी एक जो है लर्निंग रहेगी। साथ के साथ एग्जाम के समय में कैसे प्रिपेयर होके अच्छे से जो है आपको स्ट्रैटेजिकली आपने एग्जाम भी दिया, जैसे एएफएम का आपने बताया कि न्यूमेरिकल्स आपने टैग कर लिए थे, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ये सुन के कि वहां पर भी आपने स्ट्रैटेजी जो है अपनाई, और ऐसे इससे ही आपका पूरा डेडिकेशन जो है एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन का पूरा दिख रहा है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं क्योंकि कई लोगों के थोड़े मिथ्स होते हैं इस एग्जाम से रिलेटेड कि बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा तभी उसका क्वालिफाई होगा, तो आपसे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड रिलेटेड पूछना चाहूंगा कि आपका पहले तो एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, आप अगर शेयर करना चाहो। एजुकेशनल बैकग्राउंड बैंकिंग से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं है, मेरा एग्रीकल्चर रिलेटेड बैकग्राउंड है। मैंने एग्रीकल्चर में ही ग्रेजुएशन किया है, और जो ट्वेल्थ है वो भी मेरा एग्रीकल्चर से। हाँ, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए मिला, एग्जाम क्वालिफाई करके तो एग्रीकल्चर, लेकिन उधर मैथ नहीं था, ये सब बैकग्राउंड तो था ही नहीं। तो मेरा एग्रीकल्चर से था सब कुछ। तो ये सब मैंने बताया ना, न्यूमेरिकल से इसीलिए डर लगता है, क्योंकि मैंने मैथ शुरू से ही नहीं पढ़ी। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो और मैथ, हाँ, उसके अलावा सारे सब्जेक्ट आते हैं मुझे मैथ के अलावा। तो इसलिए एएफएम में सबसे ज्यादा दिक्कत लग रही थी। बाकी ये सब्जेक्ट है, ये भी नहीं मैंने पढ़े, एएफएम तो बिल्कुल नहीं देखा था क्या होता है। ठीक है सर, पीपीपी भी बिल्कुल नहीं देखा था। ये दो सब्जेक्ट तो मेरे लिए नए थे बिल्कुल। इंडियन इकोनॉमी मोस्टली जो नॉर्मल प्रिपरेशन करते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी के बारे में तो सभी लोग पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर हो गए, या फिर अपने इंडियन इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है, ये सब चीजें जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी लोग पढ़ते हैं, तो वो तो पढ़ाई था। हालांकि ये दो सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे, बाकी बैंकिंग में आने के बाद डिटेल समझ में आ गया था। ओके ओके, तो ये इसके साथ साथ अब मैं आपको ये भी पूछना चाहूंगा, जैसे ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो नहीं हो कई लोगों का जी रहता जी है जी कि कॉमर्स बैकग्राउंड हो तभी जेआईबी होगा, ये मिथ रहता है, तो ये मिथ भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है कि कॉमर्स बैकग्राउंड कंपलसरी नहीं है। इसके साथ अगर आप अपना बैंकिंग का बैकग्राउंड बता पाओ, क्योंकि वो भी काफी लोग को लगता है कि बैंकिंग के साथ मतलब काम करते हुए भी जॉब क्लियर करना काफी डिफिकल्ट है, तो आप एक लाइव एग्जाम्पल हो हमारे इन सभी मिथ्स को ब्रेक कर रहे हो, तो आप बता सकते हो बैंकिंग का बैकग्राउंड। बैंकिंग में मुझे अभी 5 साल हो गए, मैंने 5 साल में कभी भी नहीं डाला। 3 पेपर थे, तभी मेरे से काफी लोगों ने कहा कि डाल दो, लेकिन मैं एक्चुअली निकलना चाहता था बैंकिंग से, क्योंकि इधर वर्क प्रेशर ज्यादा रहता है ना, मॉर्निंग से इवनिंग। जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स नहीं। हम्म। ऑफिसर्स का जाओ टाइम से, बट आओगे कब वो पता नहीं। तो होता है, दिक्कत होती है। तो मैंने शुरुआत के साल मैंने अदर प्रिपरेशन में लगा निकाल दिए, तो वो ठीक है। फिर मेरे को 5 साल हो गए, फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं निकल पाऊंगा। फिर मैंने ये डाला, मैंने कि अब तो इधर ही करना है, तो जेआईबी डाला। और उसके बाद से मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट किया और कर दिया। हालांकि मैं तो सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि वो अपना टू टू बिफोर 2 या 3 मंथ से तैयारी स्टार्ट कर दे, तो लास्ट में ये आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके आई विल क्लियर। और अगर आप लास्ट आवर में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे 2 या 3 डेज में, ओके पेपर से पहले मुझे 1 वीक मिलेगा, वो 1 वीक पेपर के बीच वाला वो जितना छोटा होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो सैटरडे तो छुट्टी का पड़ता है उससे उससे भी छोटा हो जाता है जब प्रिपरेशन, जब टाइम आता है तो। क्योंकि जब मेरे को पूरा 1 वीक मिला एएफएम,
लेकिन मुझे वो कब वो निकल गया टाइम, और मेरे को एएफएम पढ़ने, मैं फर्स्ट डे पढ़ा, मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को पढ़ा, वो थोड़ा थोड़ा एक एक घंटे पढ़ पाया। जब एक एक घंटे पढ़ने से तो कवर होगा नहीं, जाहिर सी बात है, सिलेबस बड़ा है। तो मैंने पहले पढ़ रखा था, तो मेरे को फिर वो हो गया, चीजें सही हो गई हालांकि। लेकिन मैंने लास्ट के जो 2 डेज थे, उसमें मैंने बहुत ज्यादा रात के 3 3 बजे तक मुझे पढ़ाई करनी पड़ी। तो इस सब चीजों से बचने के लिए ये है कि आप बैंकिंग के बाद जाएं, घर पे जाके आप 8 बजे तक तो पहुंच ही जाते हैं, तो आप 9 से 10 11 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, 2 2 आवर आप डेली दे। और यही है कि या मॉर्निंग में दे सकते हैं आप 2 आवर अपने को। तो ये अगर आप देंगे तो लास्ट में आपको ये नहीं लगेगा कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वो लास्ट में आपको फीलिंग आ जाएगी कि ओके आई विल क्लियर इट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ओके जो हमने पढ़ा है वो सब चीजें आ रही हैं। तो ऐसे ही था जब मैं लास्ट टाइम पे, जब मैं, क्योंकि मेरा ये था कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने पहले नहीं पढ़े, मैंने एग्जाम से, मैंने एक चीज और स्ट्रेटजी में बनाई थी, जो मुझे नहीं लगता कोई सोचता है तो बहुत अच्छी बात है, कि मैंने अपनी जो शिफ्ट रखी सबसे बाद वाली रखी। सभी लोग मॉर्निंग वाली रखते हैं और फिर मिड वाली भी रखते हैं। मॉर्निंग वाली आई थिंक 10 AM से स्टार्ट है, और जो फिर 1 PM वाली है, फिर 3 PM, टू नहीं सर, मुझे नहीं पता, पर लेकिन 1 बजे खत्म होती है, एक हम्म। मॉर्निंग में 11 बजे खत्म टू होती है, टू नौ से फोर है। ग्यारह है। 2 to 4 हाँ एक है। 11 जी, से। तो मैंने लास्ट वाली अपनी शिफ्ट रखी 2 to 4 वाली। तो मैंने, मेरी ये स्ट्रेटजी का पार्ट था, मैंने कि जो ये दो मॉर्निंग की शिफ्ट होंगी, इनमें से कोई ना कोई तो शेयर करेगा क्वेश्चन, कुछ किसी किसी टाइप के ग्रुप हैं काफी, टेलीग्राम पे भी हैं, यूट्यूब पे एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ बता देते हैं ये आया था। तो मैंने वो उस चीज पे मैं खास निगाह रखा कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या आया, सेकंड शिफ्ट में क्या आया। हालांकि इससे ये तो नहीं पता किससे क्या आया, लेकिन ये क्वेश्चन बदले हुए थे तीनों शिफ्टों में, ऐसा नहीं है कि, लेकिन उससे ये रहता है कि हाँ उस टाइप का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि ये सारे ही बदल दिया हो, लेकिन हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन से हेल्प मिल जाती है। और जो मेरा आफ्टरनून में रखने का जो एक और मोटो था, कि मैं मॉर्निंग से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, और मैं 12 और 1 PM 1:30 PM तक पढ़ूंगा। क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम अच्छे से पढ़ाई करके आए पूरा 1 ईयर या 6 मंथ। तो मैंने वो टाइम अपने लिए रखा हुआ था, क्योंकि रात को तो नींद आती है तो सोना ही सोना है, दिन में तो आप कंट्रोल कर लो किसी तरीके से। तो वो था कि मॉर्निंग से लेके वो जब तक एग्जाम हॉल में घुस नहीं जाता था, तब तक मैं कुछ ना कुछ अपना पढ़ रहा था। तो इसलिए मैंने अपना ये आफ्टरनून वाला शिफ्ट रखा। शिफ्ट का भी बहुत बड़ा रोल है, अगर कोई जाने तो थोड़ा सा चीजें अंडरस्टैंड करने की बात होती तो आपसे बात करके तो मुझे खुद भी बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है कि कैसे हमें है। स्ट्रेटेजाइज, एक एक चीज को आपने स्ट्रेटेजाइज किया है, देखा है कि क्या बेस्ट रहेगा, शिफ्ट में भी आपने चुना। तो जो भी लोग ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा आई थिंक ये इंस्पायरिंग रहेगा, तो दैट इज रियली ग्रेट टू हियर। एंड अगर आप अपना बैंक का नाम बताना चाहो, यू कैन जस्ट लेट अस नो कहाँ पर है, अगर और कुछ बैंकिंग नहीं नहीं, रिलेटेड। बैंक का नाम तो बताएंगे एक्चुअली, ऐसा बैंक का नाम तो होता ही है कि हाँ ये कोई अच्छा ऑफिसर है उसके पास, बैंक को भी लगेगा हाँ हमारा एक अच्छा ऑफिसर है जो इतना, मतलब मैं अपने आप को टैलेंटेड नहीं कहूंगा, क्योंकि कुछ तो मानेंगे, कुछ तो सोचेंगे। नहीं नहीं, मेरे हो आप बैंक ऑफ टैलेंटेड। बड़ौदा है मेरी, और ये आगरा रीजन में पड़ती है। ओके ओके, वंडरफुल। सचिन जी, इसके साथ प्रिपरेशन रिलेटेड तो आप बता चुके हो, मैं बस एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपकी प्रिपरेशन रही काफी ज्यादा, आपने बताया है कि हेक्टिक भी रहा है, एग्जाम से पहले भी मैं रात रात तक पढ़ाई पढ़ाई कर रहा था, तो इस सब पूरे आपका जो जर्नी है, इसमें आपके सबसे ज्यादा हेल्प किसी पर्सन ने की हो, फैमिली मेंबर ने या फिर किसी मेंटोर से आपको कोई इंस्पिरेशन मिली है? क्या रहा है आपका इस दौरान, किस कैसे आपको मोटिवेशन कैसे मिलता था, क्योंकि रात 3 बजे तक आप कह रहे हो और फिर एग्जाम से पहले उसी सेम दिन पढ़ाई करने के बारे में तो काफी लोग नहीं सोचते हैं कि ये सारी मोटिवेशन आपको कहाँ से मिले, आप बता सकते हो, कोई है इसके पीछे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले सेंटर पे, जो कह रहे थे भाई साहब रात को अपना पार्टी करके आया हूँ, सुबह जेआरबी लिखूंगा, पास हो गया तो फिर रात को पार्टी करूंगा, नहीं पास हुआ तब भी रात को जाके पार्टी करूंगा। मैंने की बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ लोग ऐसे भी मिले, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। मेरे को तो जो मेरा मोटिवेशन था कि मैंने अगर फॉर्म डाल दिया है तो
होता है ना, कलीग्स है, सभी को पता रहता है कि इसने जेआईबी भरा है, ये जेआईबी। तो मेरा मोटिवेशन तो यही था कि सभी को दिखाना कि हाँ मैं उतना भी मतलब मेरे में इतना कैलिबर है कि मैं फर्स्ट मतलब मैं कोई सा भी एग्जाम जो बैंक से रिलेटेड है वो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ और मैं फेल नहीं होऊंगा। तो ये सब चीजें भी थोड़ी सी रहती हैं दिखाने के लिए, तो इससे थोड़ा सा इम्प्रेशन जाता है, थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टाफ में या कहीं और भी, जो है जो भी देख रहा होगा मुझे या फिर जो भी सुनेगा मेरे बारे में कि सचिन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में जेईबी क्लियर कर लिया। तो कई जो थे मेरे सीनियर्स थे उन्होंने कहा वाह तुमने पहले ही बार में अटेम्प्ट क्लियर कर लिया इतना हार्ड होने के बाद भी। तो ये चीज अच्छी लगती है ना सुनने में। तो एक तो वो था कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही करना है। सबसे सेकंड मोस्ट चीज थी कि जो बैंकर्स कहते हैं सैलरी तो आ रही, जो जो 7,000 रुपीज जो लेते हैं ना आई आई बी आई वाले, वो मुझे आज तक समझ नहीं आता कि किस चीज के लेते हैं। इनका 6-7 थाउजेंड उसका हो गया, उसके बाद से इनका 3,000 3,500 इनका बुक्स का हो गया। तो इतना रुपया मुझे समझ में नहीं आता किस लिए चार्ज करते। तो मैंने कहा मुझे पहले बार में ही निकालना है, मुझे बार बार इनको फीस नहीं देनी। ये था मेरा। चलिए, बहुत ही बढ़िया रहा। तो आई थिंक सारा जो प्रिपरेशन था इसमें आपने सेल्फ जो है मोटिवेट हुए, या कोई पर्सन भी था आपके साथ, कोई फैमिली मेंबर जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहो, जिसने आपको हेल्प हाँ किया? इस दौरान एक्चुअली आई एम मैरिड, तो इस दौरान मेरे 3 चाइल्ड्स भी हैं बट बहुत छोटे छोटे हैं। तो वो बहुत परेशान करते थे मुझे इस दौरान। तो मैं सोचा, मैंने अपनी मैडम से कहा मैंने कि अब मेरा भाई एग्जाम सर पे है और ये बच्चे हैं कि कहीं पे भी आ जाते, किसी भी रूम में बैठो और वो आ जाते हैं। तो उन्होंने सपोर्ट किया मुझे, उन्होंने बिल्कुल बच्चों को कंट्रोल रखा, मेरे को अलग से रूम शिफ्ट करके दे दिया कि आप तब तक इसमें करो। और ये सब ये इनका सपोर्ट था। बाकी मैंने जो डिस्कशन के लिए अपने एक दो दोस्तों से संपर्क किया, मैंने कि भाई पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा हेल्प हो जाता है एक दूसरे के साथ कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। लेकिन वो कहता है अरे इस बार नहीं निकलेगा तो अगले बार निकल जाएगा, कौन सा कुंभ का मेला है, अगली बार फिर दे देंगे। मैंने कि भाई इनसे दूर रहो, फिर मुझे मुझे तो पहली बार में देना था, क्योंकि बैंकिंग में बार बार पढ़ाई कहाँ से कर पाएंगे आप, एक बार पढ़ाई करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, बार बार कैसे पढ़ेंगे। और जब नेक्स्ट टाइम देने आएंगे तो आप यही सोचेंगे ओके ठीक है इस बार नहीं निकला अगली बार दे देंगे। तो ये सोचते सोचते कुछ लोग तो छोड़ ही देते हैं और कुछ लोग क्या है कि 4-5 अटेम्प्ट भी ले लेते हैं। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करता है या सेकंड अटेम्प्ट में कोई पेपर रह जाता है तो वो निकाल लेता है, वो गलती बस कोई ना कोई रह जाता है तो वो निकाल लेते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, आप कोशिश करो, अगर फॉर्म भरा है तो आप पहली बार में पढ़ के निकालो। ऐसा नहीं है कि एक एक करके नहीं, पढ़ के निकालो, क्योंकि आपको बार बार पढ़ने में हेडेक लगेगा, क्योंकि आपका वैसे बिजी शेड्यूल है बैंक में इतना, आप हेडेक में वैसे ही रहते हो, आपको इतना प्रेशर रहता है वर्क प्रेशर। तो आप उस चीज से बचने के लिए एक बार पढ़ाई करो, निकालो और फिर आगे के लिए शांति से बैठ जाओ, फिर पढ़ाई नहीं करनी। ये चीज है। वंडरफुल। और ये सब में आपका कोई एक, क्योंकि आपको देख के तो लग रहा है कि काफी ज्यादा मोटिवेटेड एंड काफी सही तरीके से हुआ, बट आप खुद ही जानते हो कि कितनी मेहनत आपने की है इसके पीछे। तो कोई एक चैलेंज अगर आप बता पाओ जो आपको लगा कि हाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए प्रिपरेशन के टाइम पे, ऐसा कुछ आपको लगा, या फिर स्मूथ थी काफी राइड आपकी प्रिपरेशन की? ये स्मूथ नहीं है, अभी स्मूथ कोई भी कहेगा तो वो, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बरगला भी देते हैं क्योंकि मैंने देखो एक रात पढ़ाई करा और देखो मेरा क्लियर हो गया। वो एक पॉसिबल नहीं है। वो बंदा जो कहता है एक रात पढ़ाई किया वो पहले से पढ़ा हुआ होता है, और पढ़ा हुआ होता है या फिर उसका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट हो रहा होता है, वो बताता नहीं है कि मेरा कितना attempt है। तो वो जो एक बार पढ़ाई किया है वो वन नाइट पढ़ाई कर लेगा तो उसका तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पढ़ चुका है वो चीजें। तो ऐसा मिथ नहीं पालना चाहिए कि नहीं मैं पढ़ाई ऐसे ही 2-4 वीडियो देख के। अगर मैं अपने सोर्स शेयर करूं तो मैंने शॉर्ट नोट्स जो अपने मुरुगन जी के आते हैं, आपने सभी के पास वो मार्केट में अवेलेबल, वो शॉर्ट नोट्स मैंने चारों सब्जेक्ट के लास्ट मोमेंट पे पढ़े थे, आपके नोट्स लास्ट मोमेंट पे पढ़े थे प्रीवियस ईयर वाले। और मैंने आपके जो वीडियोस थे वो लास्ट मोमेंट पे नहीं देखे, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट पे आप देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो पूरे के पूरे 30 डेज के वीडियो हैं, आप एक दिन में कैसे देख सकते हैं। तो वो मैंने पहले से ही धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किए थे तब जाके होगा। उसके अलावा एक कम्प्रिहेंसिव नोट्स एमबीसीएस बाबा के हैं, वो फ्री में देते हैं, तो वो काफी मोटे मोटे होते हैं, वो 350 पेज से कोई नीचे नहीं था।
तो वो भी मैंने पढ़ा। तो आप ये समझ सकते हैं कि पढ़ाई तो मैंने करी तभी निकला, अदरवाइज आप सोचें कि शॉर्ट नोट और ये सब एक चीज से पढ़ने से निकल जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ओके ओके नाइस। और आपको जो है सचिन जी नहीं कह के मैं स्ट्रैटेजी सचिन जी कह सकता हूँ क्योंकि आपने हर एक जगह जो है बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है, एंड आगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा। फाइनली अगर आप कोई मैसेज देना चाहो हमारे आगे के एस्पिरेंट्स बैंकर्स जो है जो जेआईबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो क्या रहेगा? मैं सभी से यही कहूंगा, अगर आप जेआईबी फॉर्म भरें तो आप वेल प्रिपेयर रहें उस क्वार्टर के लिए। मान लीजिए बैंकिंग में तो क्वार्टर वाइज ही देखेंगे, आप अगर मार्च क्वार्टर में भर रहे हैं तो आपकी बेवकूफी होगी, मार्च क्वार्टर में ना भरें फॉर्म, क्योंकि वहां पे आपको प्रेशर रहेगा ही रहेगा। सबसे अच्छा क्वार्टर है जो अभी हमने किया जून वाला, यानी कि अप्रैल में। अप्रैल से जून तक बहुत ही स्लो रहती है बैंकिंग हमारी, क्योंकि सारे ट्रांसफर पोस्टिंग और चीजें आती हैं। तो जो फॉर्म फिलिंग का है वो आप मार्च अप्रैल क्वार्टर चुने, ज्यादातर अप्रैल और ये वाला अपना जुलाई वाला चुन सकते हैं, जो रह जाता है किसी किसी का। लेकिन जो लास्ट वाले 2 क्वार्टर्स हैं उनको ना चुने, क्योंकि उनमें आपको काम करना पड़ता है बहुत ज्यादा। तो ये एक बहुत ही, ये छोटी छोटी चीजें हालांकि, लेकिन ये आपको बहुत ही हेल्प करती है। तो अप्रैल वाला क्वार्टर आपको थोड़ा सा रिलैक्स देता है। तो आप और जब भी फॉर्म भरें तो आप उसको भरने के बाद ये सोच लीजिए कि इस बार मुझे क्वालिफाई करना ही है, अगले बार के लिए मुझे पढ़ने नहीं रखना है। क्योंकि बार बार पढ़ने का, जिसको वो कोई कहे कि मैं बार बार फिर पढ़ूंगा, नहीं, नहीं, आपको बार बार नहीं पढ़ना है। और ना ही मौका मिलता है, बैंक मौका नहीं देती आपको। तो फॉर्म भरने का एक तो टाइम चुने, और अगर भरा है तो उसे पढ़ें, ऐसा नहीं है, और पढ़ के क्वालिफाई करें, और होगा 100%। तो ये 2 चीजें हैं। और शिफ्ट का अपना ध्यान रखें, क्या आपके लिए रहता है, आप रात में अच्छा पढ़ सकते हैं या दिन में अच्छा पढ़ सकते हैं, उस हिसाब से अपना शिफ्ट चुने। तो ये 2 चीजें तो मेरी तरफ से उन लोगों के लिए रहेंगी। और ये ना, और एक चीज और है कि वो ये ना सोचें कि मैं लास्ट मिनट की वीडियो देख के मैं क्वालिफाई कर लूंगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। मेरे काफी दोस्त हैं जो फेल हो गए हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं, उन्होंने कहा मैं फिर दे दूंगा, मैं ठीक है आपको भेज दूंगा। तो ये रहेगा। बाकी आपकी टीम के लिए मैं कहूंगा, मैं कैब के लिए थोड़ा सा हूँ डेस्परेट के, भाई अब इसे भी निकाल लूं। तो मैं आपकी टीम से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर के रिकलेक्टेड क्वेश्चन जो है कि एकदम से मेरे को वो किए हैं, जो हेल्प बिल्कुल एग्जाम में बैकबोन की तरह, एक तरह से, तो वो अगर आप प्रोवाइड कराएं तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। बाकी तो आप चीजें जो भी प्रोवाइड कराते हैं वो अच्छी है ही है। तो इसके लिए मेरे पास एक्चुअली मैंने आपका पूरा वो जो भी था सोर्स था, मैंने सारा कुछ डाला, लेकिन मुझे वो वाली चीज नहीं मिली। तो मैंने कहा मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं ये बात रखूंगा कि आपको कैब के भी अगर चारों पेपर के रिकलेक्टेड क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन जैसे जेआईवी का पड़ा हुआ है आपका, अगर वैसा अगर आप प्रिपेयर कर देते हैं तो बहुत ही बेस्ट है सभी के लिए, आपके लिए भी, कि आप उसको अपनी स्ट्रेटजी में जोड़ के रखेंगे। तो इसलिए ये मेरी तरफ से सजेशन है। ओके, थैंक यू सो मच सचिन जी। तो मैं जैसे आपका पूरा जर्नी समराइज कर पा रहा हूँ और देख पा रहा हूँ, तो काफी स्ट्रैटेजिकली एक एक चीज आपने प्लान की कि कौन से क्वार्टर में देना है, किस शिफ्ट में देना है, और उस समय जैसे थियरी पढ़ना है, न्यूमेरिकल्स पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें करनी है। और जैसे सचिन जी कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, फिर भी उन्होंने काफी अच्छे से चारों के चारों जो पेपर्स है एग्रीगेट में बहुत अच्छे से इसे क्वालिफाई किया है। तो इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। एंड जैसा सचिन जी कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनके लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहे, प्रीवियस ईयर रिकलेक्टेड क्वेश्चंस, राइट? तो इस पर भी हमें काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड इट वाज रियली ग्रेट सचिन जी टू बी विथ यू। आपके साथ बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हमें बहुत मोटिवेशन मिली। आई फाइनली थैंक यू एंड कंग्रेचुलेट यू कि ये जो है आपका हो गया, एंड ऑल द बेस्ट कैब के लिए भी आपको कि कैब भी बहुत अच्छे तरीके से एक ही साइकिल में आप डेफिनेटली करोगे, ये मैं तो पक्का वो मानता हूँ। सर आप ही निकलवा सकते हैं, वो भी जो मैंने आपको सोर्स बताया, अगर आप वो प्रोवाइड करा देंगे तो मैं वो भी निकाल लूंगा। Definitely, तो Sachin ji, ये we will try that, right? So, with this, we'll be ending the session. Thanks a lot, everyone. Thank you so much, Sachin ji, for being part of this session and wishing you all the best. Thank you, Sachin. थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सचिन जी, थैंक यू सो मच। सेशन एंड हो गया, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड अगर आपके और भी कोई सजेशन है तो आप जो है हमें बता सकते हो कि आपने जैसे कहा वीडियोस एंड ऑल रिलेटेड, तो वो भी बता सकते हो कि कैसे इम्प्रूव अभी किया जा सर सकता है। अब मैं कैसे कह सकता हूँ, आपने जो फ्री इंसेंटिव चलाया यूट्यूब पे, वो तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जिन्हें नहीं पैसा उनके पास ज्यादा, हालांकि जॉब है सबकी, लेकिन उतना तब भी सोचते हैं इधर बच जाए तो बच ही जाए।
तो आपको फ्री इनिशिएटिव्स पड़े हुए हैं वो तो है ही है। लेकिन मैंने देखा था कैब के उतने नहीं फ्री इनिशिएटिव है। हाँ हाँ, हालांकि आपके टीम का भी है, सभी का बहुत ज्यादा वो रहता है, सभी का सैलरीज भी और ये सब चीजें। हालांकि कितना चीजें फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं, जितना हमें पॉसिबल था वो कराया। हालांकि जेआईबी के लिए तो आपने पूरा ही करा दिया। मुझे नहीं लगता आपने क्यों करा दिया, लेकिन आपने वो पूरा फ्री में ही दिया। एक्चुअली एक्चुअली आपके वो लेक्चर पढ़ लेगा आप तो वो पूरा सिलेबस कवर करेगा। तो बाकी जितना आपको पॉसिबल हो उतना आप प्रोवाइड कराते रहिए आप अपने यूट्यूब चैनल पे। और बाकी तो पेड कोर्स है ही है आपके, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आप पेड कोर्स अपना ज्वाइन करें और अपना इजीली चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर पेड कोर्स ले लेते हैं तो। हालांकि उसमें आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, पेड कोर्स में रेगुलर क्लासेस और वो सब चीजें। और बैंक वाले ये सब चीजें थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। तो वही है। और जो आपके प्रीवियस, मैं फिर से वही एक ही चीज पे अटका हुआ हूँ शुरू से एंड तक एक ही वीडियो पे, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। वो अगर आप कैब के भी बना देंगे तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए थोड़ा सा जो है कि औरों को भी पता चलेगा कि हाँ एडुटेप है जो कुछ बनाता है, एक स्पेसिफिक मटेरियल है उनका, जो है कि उसे पढ़े बिना उसको पढ़ लेंगे तो आपको थोड़ी सी उम्मीद जागेगी कि हाँ आप एकदम से कम्पिटेटिव में हैं, उस कंपटीशन में हैं। तो ये चीज है। डेफिनेटली सचिन, डेफिनेटली मैं अपनी टीम को भी कन्वे करूंगा इससे रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। मैं थैंक मीटिंग यू एंड सर। कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके सर।